माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम लोक प्रशासन का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन। भारत में स्थानीय प्रशासन प्रश्न पत्र में हम आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, लोक प्रशासन के एसोसिएट प्रोफेसर, आज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को समझने से पहले हमें लोकतंत्र को समझना चाहिए, और आप लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। लोकतंत्र है जनता का शासन। जनता स्वयं शासन करती है। यह जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अर्थ यही है कि जनता का शासन के कार्यों में भागीदारी हो, शासन के कार्यों में योगदान हो। विश्व की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था और श्रेष्ठ हो जाती है जब इसकी सत्ता का, इसकी शक्ति का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण हो। एक विद्वान हुए हैं मिस्टर मिल, आपने नाम सुना होगा, जीएस मिल, जिनका कहना है कि सामाजिक राज्य की सब आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूर्ण करने वाला शासन वही हो सकता है जिसमें संपूर्ण जनता भाग ले। जब हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि अधिकतम जनता शासन के कार्यों में भाग ले, ऊपर से लेकर नीचे के स्तर तक, अर्थात संघ से लेकर ग्रामीण स्तर तक जनता के पास शासन के कार्यों में भाग लेने का अवसर होना चाहिए। अगर जनता शासन के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा भाग लेती है तो उसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहेंगे। हम एक और विद्वान हैं इकबाल नारायण साहब। हम इकबाल नारायण सर क्या कह रहे हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में, इस बात को भी समझते हैं। इकबाल नारायण सर का कहना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शासन कार्य में जनता के योग की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यह योग समय समय पर 2, 3, 4 या 5 वर्ष बाद राष्ट्रीय या प्रादेशिक सरकार का चुनाव करने तक ही सीमित नहीं रहता, वरन उसमें उस योग का रूप अपने स्थानीय क्षेत्र, ग्राम या नगर के सार्वजनिक मामलों के दिन प्रतिदिन के प्रबंध में सक्रिय भाग लेने का होता है। इकबाल नारायण सर आगे कहते हैं कि विकेंद्रित लोकतंत्र का वह रूप है जिसमें सार्वजनिक मामलों का प्रबंध जनता की स्थानीय इकाइयों द्वारा होता है। यद्यपि इकबाल नारायण साहब ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में जो बात कही वो इससे ज्यादा विस्तृत है, किंतु एक सामान्य अर्थ समझने के लिए हमारे लिए इतना समझ लेना काफी है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ कि जहां सार्वजनिक मामलों का प्रबंध जनता के द्वारा किया जाता है, और जनता स्थानीय इकाइयां कौन सी हैं? ग्रामीण इकाइयां और नगरीय इकाइयां। जब से आपने स्थानीय प्रशासन पढ़ना प्रारंभ किया है, आप ग्रामीण स्थानीय प्रशासन और नगरीय स्थानीय प्रशासन को समझ चुके हैं। सॉरी। तो जो ग्रामीण संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति या जिला परिषद, और नगरीय संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिका, इनमें यदि जनता का अधिकतम योगदान होता है, सहभागिता होती है, तो उसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहेंगे। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ हुआ कि स्थानीय स्तर पर निर्वाचित संस्थाओं के हाथों में सत्ता सौंपा जाना। जब स्थानीय स्तर पर
स्थानीय स्तर कौन सा हुआ, चाहे ग्रामीण स्तर या नगरीय स्तर। जिन ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं का आप अध्ययन कर चुके हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से जब जनता के पास सत्ता आ जाती है तो उसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारतीय संघ में स्वायत्ता प्राप्त राज्य, जिला परिषद, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतों का होना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मजबूत होगा तो केवल संघ सरकार के पास सत्ता नहीं होगी, वरन संघ से सत्ता राज्य सरकार के पास आएगी, राज्य से सत्ता जिला परिषद के पास आएगी, जिला परिषद से पंचायत समिति और पंचायत समिति के बाद ग्राम पंचायतों तक सत्ता का विस्तार होगा। तो सत्ता के जो सोपान हैं वो विस्तृत हो जाएंगे, कई सोपानों पर सत्ता का विभाजन होगा, और जब सत्ता का विभाजन उच्च स्तर से निम्न स्तर की इकाइयों तक, स्थानीय इकाइयों तक होता है तो उसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक समयबद्ध तरीके से हमारे सामने आया है। ऐसा नहीं हुआ कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अनायास हमारे सामने आ गया, वरन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को चरणबद्ध तरीके से अपनाया गया है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के चरणों में 2 चरण महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हमारे देश में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अपनाया गया, और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सरकार के पहल से विकास करने के प्रयत्न धीरे धीरे कम किए जाएं और विकास के प्रति जनता की पहल पर हो, अर्थात सार्वजनिक मामलों में जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाए। जनता आगे बढ़कर स्वयं अपने कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए पहल करे और सरकार से मांग करे कि किस प्रकार विकास के कार्यक्रमों का संचालन होना चाहिए। अर्थात जनता की पहल और जनता की प्रेरणा से कार्य संपन्न हो, इस उद्देश्य को लेकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को अपनाया गया। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रथम चरण में 55 विकास खंडों को चुना गया और 55 विकास खंडों की स्थापना की गई, और आगे चलकर इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संपूर्ण भारत में अपना लिया गया, और संपूर्ण भारत में यह अपेक्षा की गई कि ग्रामीण जनता अपने पहल करने की प्रवृत्ति को विकसित करेगी। हमारे देश में एक समाजशास्त्री हुए हैं A.R. देसाई। A.R. देसाई का कहना था कि सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना ग्रामों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है। A.R. देसाई का कहना था कि हमें गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का अगर रूपांतरण करना है तो हमें सामुदायिक विकास योजना को अपनाना होगा, इस प्रणाली को अपनाना होगा, और ये प्रणाली विशेषकर ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत प्रभावशाली हो सकती है। तो ये जो सामुदायिक विकास प्रशासन था, इसका उत्तरदायित्व नौकरशाही को सौंपा गया। नौकरशाही को इसका उत्तरदायित्व तो सौंपा गया विद्यार्थियों, लेकिन इसमें विद्यमान जो संगठनात्मक ढांचा है, इस विद्यमान संगठनात्मक ढांचे में काफी हेरफेर कर दिया गया, और हेरफेर करने में ध्यान इस बात का रखा गया कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के जो एकीकृत कार्यक्रम चल रहे हैं उनको बल मिले। ये कार्यक्रम बहुत सफल नहीं रहा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं रहा, और जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम अधिक सफल नहीं रहा क्योंकि नौकरशाही पर केंद्रित था, इसमें जन प्रतिनिधित्व को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया और इस कार्यक्रम में भौतिक उपलब्धियों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, तो फिर इस कार्यक्रम
कि असफलता या इस कार्यक्रम के मूल्यांकन करने के लिए, इसकी असफलता के कारणों को समझने के लिए, या आप इस बात को यूं कह लीजिए कि इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से कुछ भौतिक उपलब्धियां तो प्राप्त हुई, किंतु ग्रामीणों के नजरिए में, उनकी सोच में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। तो 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का उद्देश्य था सामुदायिक परियोजनाओं का अध्ययन करना। दिसंबर 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपना प्रतिवेदन दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया जाना चाहिए और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक आधार पर प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। अर्थात हमारे देश में विकास का दायित्व ग्रामीण संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए। ये सुझाव देते हुए बलवंत राय मेहता समिति ने एक प्रारूप हमारे सामने रखा कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की जाए, खंड स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना की जाए और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की जाए। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक व्यवहार परक सुझाव हमें दिया, एक ऐसा प्रारूप हमारे सामने रखा जिसको अपनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाया जा सकता था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और सबसे पहले 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इस योजना को परीक्षण के तौर पर प्रारंभ किया गया। किस योजना को? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो त्रिस्तरीय प्रारूप बलवंत राय मेहता ने हमारे सामने दिया था, उसको सबसे पहले आंध्र प्रदेश में परीक्षण के तौर पर प्रारंभ किया गया। यहाँ हम इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि 1958 में जब आंध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परीक्षण हो रहा था, तो इसको औपचारिक रूप से नहीं अपनाया गया था, औपचारिक रूप से प्रारंभ नहीं किया गया था, वरन ये देखा जाने लगा था कि बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें हैं, ये सिफारिशें कितनी व्यवहारिक है, क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सकता है, या इन सिफारिशों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया किस प्रकार हमें प्राप्त होती है, जनता का कितना रुझान है, जनता कितनी रुचि लेती है। तो जब हम किसी भी विचार को, किसी प्रस्ताव को, किसी सिफारिश को एक क्षेत्र विशेष में केवल परीक्षण के लिए लागू करना नहीं कहेंगे, हम इसको परीक्षण के तौर पर प्रारंभ करते हैं, तो एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट होता है जब हम उस विचार की व्यवहारिकता का परीक्षण करते हैं कि इस विचार को अपनाया जा सकता है या नहीं अपनाया जा सकता। 1958 में जब आंध्र प्रदेश में इस विचार का परीक्षण प्रारंभ हुआ, तो इसके परिणाम की प्राप्ति हमें होती उसके पहले ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुभारंभ कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दीप प्रज्वलित कर राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रारंभ किया। अब आप इस बात को 3 तरीके से कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि हमारे देश में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। और आप इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। तो जब हम त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की जाएगी, जिला परिषद के बाद मध्यम स्तर पर खंड स्तर होगा, उस खंड स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना की जाएगी और सबसे नीचे स्तर पर
जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी। खंड स्तर पर जो स्थापना की जाएगी वह एक राज्य की अपनी भौगोलिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। उसको हम पंचायत समिति भी कहते हैं, कहीं आप पश्चिम बंगाल में जाए तो उसको तालुका भी कहते हैं। तो राज्यों पर छोड़ा गया कि राज्य किस प्रकार इन संस्थाओं की, कौन-कौन सी संस्थाओं की स्थापना करते हैं, किंतु बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को मान लिया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रारंभ भारत में हो गया। इतनी बात हम समझते हैं तो हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को समझ लेते हैं। अंत में संक्षेप में आप समझना चाहें तो आपको याद रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य हुआ कि शासन करने की सत्ता जो जनता के पास है, उस सत्ता को केंद्र सरकार से के साथ केंद्र सरकार के पास भी रहे, लेकिन उस सत्ता को स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर विभाजित किया जाए, फैलाया जाए, विकेंद्रित किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी शासकीय कार्यों में, प्रशासकीय कार्यों में पूर्ण भागीदारी निभा सके।